चलिए यहाँ पर आवाज़ आ रही है सभी को। चलिए आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ आ रही है सभी के पास। चलिए एक बार अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए। चलिए आ रही है, चलिए क्लियर है। और चलते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पहला दिया है कि जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। पहले का जवाब काफ़ी लोगों ने जवाब दे भी दिया है, और देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही हो रहा है या नहीं। चलिए सभी का जवाब आ रहा है, कह रहे हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जवाब आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि 1613 ईस्वी में, कब, आपके 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की थी, है ना। और उससे ही उत्साहित होकर अंग्रेजों ने सर टॉमस रो को 1615 में जहांगीर के दरबार में भेजा भी था, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, आप सभी को जवाब देना है। चलिए जवाब आ रहा है 2 का ऑप्शन डी नंबर। तो देखो यहाँ पर 2 का ऑप्शन डी क्या सही है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको जवाब सही हो जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। यहाँ थे आपके गढ़वाल, ठीक है। आपको याद होगा कि गढ़वाल के राजा थे आपके, है ना। कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासक था, और जो गढ़वाल के जो अंतिम आपके थे वो आपके जयचंद थे, है ना। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, जयचंद था। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। चलिए बताइए, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहते थे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 3 का बी नंबर, याद रखिएगा दीनार कहा जाता था, है ना। इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है ना। स्वर्ण युग किसे, तो गुप्त शासक, है ना, गुप्त शासकों का जो युग था उसे इतिहास में स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है। संलेखना का नाम सुना होगा आपने जैन धर्म में। तो देखिए जैन धर्म का संलेखना से तात्पर्य क्या होता है, जब उपवास द्वारा प्राण त्याग देना। कहा जाता है कि जब वो किसी काम का नहीं होता है तो उसे कमरे में क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और या अपने मन से ही वो आपका कह सकते हैं कमरे में चला जाता है जब किसी काम का नहीं होता है, और इसके बाद वो बिना खाए पिए कमरे में ही आपका प्राण त्याग देता है, अपने प्राण त्याग देता है। इस विधि को ही बोला जाता है संलेखना विधि। ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन आ गया है, ये नंबर लॉक कर देते हैं। बिल्कुल जवाब सही है आपका, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही आपको चुनना है। मतलब आपको बताना है कि 1833 में जो आपके प्रावधान थे वो आपके कौन थे। तो देखते हैं पहला पॉइंट 1833, पहले पॉइंट में फोकस करते हैं। कह रहा है कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। बिल्कुल सही है कि 1833 का जो भी आपका प्रावधान था, चार्टर एक्ट आया था, इसमें से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। पहला पॉइंट सही है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया था। दूसरा भी पॉइंट आपका सही है। इसने प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया था, ये भी आपका पॉइंट सही है। और इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। मतलब यहाँ पर जो आपके दिए हैं 1 2 3 4, कोई अगर ऑप्शन आपका दिया है उपयुक्त सभी आपका जवाब दिया है, डी नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा, डी, ठीक है। आते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग पहली बार आए हैं सभी लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और समय सारणी में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। चलिए
बहुत अच्छे, यहाँ पर जवाब आ चुका है, लॉक कर दे रहे हैं ऑप्शन ए नंबर। देखो दिया है कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे, तो आपके महात्मा गांधी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्लियर हो गया है। और अच्छा एक क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी जब गए थे तो ये किससे गए थे, कौन से जहाज से गए थे, तो कभी कभी जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उस जहाज का नाम था SS राजपूताना जहाज से गए थे, और 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंच गए थे, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। मतलब पूछा गया है कि जो अखिल भारतीय राजनीति में जो गांधी जी ने पहला कदम रखा वो किस में रखा था। यहाँ पर 8 का जवाब आ गया है ऑप्शन सी, आपकी चंपारण आंदोलन में। हमने आपको बताया था चंपारण कहाँ पड़ता है, तो आपके बिहार में पड़ता है, बिहार में चंपारण पड़ता है जिला, जो कि आपकी कब हुआ था, तो आपके 1917 में पहला सत्याग्रह इन्हीं के द्वारा आपका हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय जो लोग थे, है ना, बहुत अत्याचार कर रहे थे। उनकी जमीन में कम से कम 3/20, कितना, 3/20 भाग पर नील खेती करनी पड़ती थी, है ना। तो तिनकठिया प्रथा भी आपने सुना होगा। चलिए आते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइए बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल। जवाब यहाँ पर 9 का देना है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर जवाब आ रहा है। चलिए जय हिंद जय हिंद, जो भी पहली बार जुड़े हैं सभी को जय हिंद। चलिए तो देखो यहाँ पर आपके करजन, है ना, बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, करजन थे। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। आपको याद होगा कि जो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था, क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ लेता है कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 1905 को किया गया था, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेजी सरकार द्वारा लिया गया था। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, किसने बनाया, यहाँ पर जवाब देना है। और आपका जवाब यहाँ पर सही क्या हो रहा है, चलिए यहाँ पर जवाब हम लॉक कर देते हैं। आपका सही जवाब यहाँ पर आ गया है 10 का ऑप्शन ए नंबर। ये है आपके लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का जवाब ए नंबर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है किस में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका जवाब दिया है, देखो लवणता की बात किया है, अमृत सागर में दिया है, लाल सागर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ आपका और भी पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है वान झील टर्की, है ना, ये तुर्की में पड़ता है वान झील, जिसकी सबसे ज्यादा प्रवणता है, लवणता आपकी है, जो कि लगभग 333 है ना, लगभग 333% इसमें से आपकी है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। लगभग 330 यहाँ पर मिलेगा, 330। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताइएगा। देखते हैं पहला पॉइंट आपसे क्या दिया गया है। कह रहा है जलवाष्प निचले वायुमंडल की अतिपरिवर्ती गैस है। बिल्कुल सही है कि जो आपका वायुमंडल है उस वायुमंडल में आपकी जो जलवाष्प है ये बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। फिर आपसे दिया गया है कि अधिकतम तापमान मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। अधिकतम तापमान की मेखला दिया गया है विषुवत रेखा के सहारे आपकी पाई जाती है। तो ऐसा तो है नहीं, कोई कूट तो नहीं है, नहीं कूट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वाला जो बी नंबर आपको मिल रहा है ना, बी नंबर जो आपका मिल रहा है ये इसका सही पॉइंट आपका नहीं है। फिर दिया है शीत कटबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त ध्रुवों के बीच है, तो ये भी आपका सही है। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो कि धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो इसका ऑप्शन ए नंबर, सी नंबर ये सही है, लेकिन ऑप्शन बी ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर। कह रहा है लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। लवणी मतलब यहाँ पर दे सकते हैं जहाँ पर खारा पानी होता है, और खारा पानी जहाँ होता है ना, खारा पानी जहाँ होता है वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा हैलोफाइट्स। क्या बोलते हैं, हैलोफाइट्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। कभी कभी आपने नाम सुना होगा लवण मुद्भिद, है ना, जिसे बोल देते हैं हम लोग क्या। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पर और भी कोई पॉइंट आपका हो सकता है, चलिए और भी कोई पॉइंट आपसे दिया गया है।
चलिए हेलोफाइट आपका हो जाएगा। चलिए बढ़िया है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया है कि एक मानसून दिया गया है कि कहाँ का मानसून, कैसा मानसून है। देखिए दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली आपके उच्च श्रृंखला में है, वहाँ पर आपका अर्धशुष्क है। कैसा है? अर्धशुष्क मौसम है। इसका बनेगा कौन सा? आपका 2 हो जाएगा। मुंबई में उष्ण आपका अर्ध है, उष्ण अर्ध आपका है, तो यहाँ पर इसका बन जाएगा 3 हो जाएगा। फिर वहीं पर जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में आपको पता है बारिश बहुत कम होती है, अर्थात वहाँ पर क्या होता है तो आपका शुष्क मौसम होता है, इसीलिए तो क्या बारिश कम होती है, तो इसका जो बनेगा 1 हो जाएगा। शिलांग की बात करते हैं तो मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर आर्द्रता तो मिलती ही मिलती है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि आर्द्र जो होता है कहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर आपसे पूछा है द्वितीय नंबर का। आप सभी को पता है कि पहले नंबर जो आपका है वो आपका उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके किसके, तो आपके द्वितीय नंबर में, तो द्वितीय नंबर में आता है कौन सा? महाराष्ट्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान है बिहार का, और चौथा स्थान है पश्चिम बंगाल का, और पांचवा स्थान है आंध्र प्रदेश का। याद करने का बेहतरीन तरीका हम आपको बताते हैं ताकि आपको कभी भी समस्याएं ना आ पाए। देखिए यहाँ पर पहला जो आपका था उत्तर प्रदेश था, है ना, यूपी आपका था, कोई बात नहीं है। फिर आपसे दिया गया कौन सा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को तो बस आपको याद रखना है, लेकिन आपका तीसरा नंबर कौन है, चौथा नंबर क्या है, उनको याद करिए। देखो बिहार आता है तीसरे नंबर में, बिहार आता है तीसरे नंबर में, और वर्णों की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो तीसरे नंबर में बिहार हो गया। ठीक है, चौथे नंबर की करते हैं तो पश्चिम बंगाल में, इस प्रकार से लिखते हैं मैक्सिमम। तो आप देखो 4 वर्ण किस में हो गए? बंगाल में हो गए। ठीक है ना। फिर आपका आंध्र प्रदेश दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश में आपकी क्या हो गया? 5 वर्ण होते हैं आंध्र और प्रदेश, तो 5वें नंबर में कौन? आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से थोड़ा रट लीजिएगा, मतलब कुल मिला के देखा जाए कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को रटना है, समझना है, तो एक ना एक तरीका आपका यूज करना पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है एंटी पार्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है? एंटी पार्ट व्यापार जो होता है क्या होता है? यहाँ पर आपका हो जाएगा निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। निर्यात के लिए आयात की गई जो वस्तुएं होती हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्या? एंटीपॉड व्यापार कहा जाता है। ठीक है ना। इसका अर्थ अगर हम बात करते हैं कि भारत विदेश से वस्तुओं का आयात करके उन्हें उन पड़ोसी देशों को निर्यात करता है जिनके पास समुद्री तट नहीं है। समझ में आ गया ना कि भारत क्या करता है? दूसरे देशों से ले लेता है और ऐसे देशों को यहाँ पर निर्यात करता है, ऐसे देशों को बेचता है जिनके पास समुद्री तट नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये आपकी जो निर्यात की स्थिति होती है ये होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर दिया है तेल शोधक कारखाना और दिया है, चलिए बताइएगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। देखो यहाँ पर दिया है ताटिपाका, है ना, क्या दिया है? ताटिपाका तेल शोध कारखाना। ये पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसका हो जाएगा 3। यहीं पर कोयली जो आपका तेल शोधन कारखाना है ये पड़ता है आपके गुजरात में। इसका हो जाएगा 1। नागापट्टिनम जो आपका है ये है आपके तमिलनाडु में। इसका हो जाएगा 2। और मुनालीगढ़ जो आपका है ये पड़ता है आपके असम में। इसका हो जाएगा 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन क्या बन गया? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो गया, राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया? देखो दिया है, कह रहे एक ऐसी समिति है जिसने भारत में कृषि जोत कर जो आपका टैक्स है ना, तो इसका सुझाव दिया। एक आपकी थी समिति जिसे थे राज्य समिति। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा, राज्य समिति। ठीक है ना। और ये देखा जाए एक विवाद का कारण भी आपका रहा था, जो कि आपको 1972 में केंद्र सरकार ने की अध्यक्षता में ये आपका कह सकते हैं नियुक्ति भी आपकी हुई थी। ठीक है। आते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है बैंक दर क्या है? बैंक दर आपने नाम सुना होगा, कई बार आपने नाम सुना है, और पढ़े लिखे हैं, बड़े बच्चे हैं तो आप लोग बैंक दर के नाम से जानते हैं। बैंक दर का आशय होता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है इसे कहते हैं। और याद रखिए यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को उधार देता है ना। जो आपका रिजर्व बैंक है वो व्यापारिक बैंकों को जो उधार देता है उसे ही कहा जाता है। आते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है अवमूल्यन
तब अधिक कारगर होता है जब। अवमूल्यन का नाम आपने सुना होगा, अवमूल्यन का नाम आपने सुना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही ज्यादा कारगर कब होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो जाए। विदेशों में निर्यात मांग की जब लोच क्या हो जाए, अधिक हो जाती है, तब अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो आपको बता दें कि देश की मुद्रा के बाह्य मूल्यों को कम करना, है ना? क्या? देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करना ही अवमूल्यन आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे, मतलब 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है। देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पंचायतें गठित करना है ना? अगर इसके नीचे अगर होगी तो कोई भी पंचायत गठित नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 20 लाख। याद रखिए 1992 में एक संशोधन हुआ था जो कि 73वां संशोधन हुआ था, जिसमें से कहा गया था कि ग्राम कामाखंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत जो पंचायती राज है उसको किया जाएगा। अगर 20 लाख की जनसंख्या है तो आप कह सकते हैं कि वहां पर आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं ग्राम पंचायत आपकी होगी। लेकिन अगर नहीं है, 20 के नीचे नहीं है, तो आपका नहीं होगा। तो न्यूनतम कितना होना चाहिए? 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना? ये समझ लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? यहाँ पर देखो पूछा है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ऐसा कौन सा विषय है? ऐसा विषय कौन सा है? कह रहा है देखो राजदूतों की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति से आपको सलाह लेना पड़ेगा। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधायकों पर स्वीकृति तो भी लेना पड़ेगा। लोकसभा भंग करना है तो भी होगा। लेकिन विधेयकों का स्वीकृति देना, जो विधेयक हैं इनका स्वीकृति देना, इसमें से राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे दो वक्त आपको दिए गए हैं ना, नीचे दो वक्त दिए गए हैं। एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया है। देखते हैं क्या पॉइंट आपसे कह रहा है। पहला पॉइंट, यहां पर पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है आपसे यहां पर कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं, है ना? ये पॉइंट आपसे दिया गया है। फिर दिया है, देखो ये बात बिल्कुल सही है, भारत प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है ना? पहला पॉइंट सही है। फिर दिया है कि संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ये भी आपका सही है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। लेकिन अगर हम आपसे ये बोलें कि मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, इसका मतलब ये इसका मैच नहीं खाएगा कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका बनेगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ए और बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पॉइंट है तो इसका होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा टफ होता है, समझने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? मतलब आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकार में जो 6 आपके मौलिक अधिकार है उनमें से कौन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 24 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी, विरोध का अधिकार या आपके मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाँ हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। मतलब जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली गई है वो कहाँ से ली गई है? हमने बताया था कि जहाँ भी न्याय शब्द आ जाए ये कहाँ से लिया गया है, तो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको पता है यूएसए और आपके भारत में, देखो भारत में है ही लेकिन लिया गया है आपके यूएसए से। मतलब आपकी व्यवस्था एक आम मिलती है, भारत और यूएसए दोनों में ही न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर होता है। ये बताइए सर्वात्रिक दाता जो कहते हैं किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है जो ओ ब्लड वाला होता है वो किसी को भी रक्त दे सकता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं होता है ना? इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, इसीलिए किसी भी वर्ग के व्यक्ति को ये रक्त चढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि रक्त वर्गों में जो खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, है ना? अब उसमें भी अगर ओ में पूछे तो ओ माइनस वाला जो होता है इसे चढ़ाया जा सकता है, ओ प्लस वाला नहीं। कौन? ओ माइनस वाला। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अभी पिछली ईयर्स में कि जो सर्वात्रिक दाता होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन दिया था ओ प्लस, ओ माइनस, फिर आपका ए बी और आपका ए प्लस बी, ऐसे दिया था। तो ओ माइनस वाले को आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको पता है जो डीएनए है वो इस प्रकार से आपका होता है ना? तो द्विकुंडली जो संरचना है किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने। ऑप्शन बी हो जाएगा वाटसन और क्रिक।
आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ से स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। याद रखें, एक्वा रेजिया ऐसा पदार्थ है, एक्वा रेजिया ऐसा पदार्थ है जिसमें अगर आप सोना डाल देंगे तो सोना घुल जाता है। ठीक है, सोना क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है एक्वा रेजिया किसमें घुलता है, तो आपके सोना किसमें, तो एक्वा रेजिया में। अब एक्वा रेजिया में होता क्या है, एक्वा रेजिया में क्या मिला होता है, तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके होते हैं कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो एक्वा रेजिया को मिलाकर मिलाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। जो आपकी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है इसको दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं। कैसे, मतलब एसी को अगर आपको डीसी में कन्वर्ट करना है तो आप किसका प्रयोग कर देंगे, तो आप प्रयोग करेंगे रेक्टिफायर का प्रयोग। किसके करेंगे, रेक्टिफायर का प्रयोग कर दीजिए और एसी को डीसी में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न से किसे नापने के किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ज्योग्राफी में यहाँ पर बताया भी गया होगा कि जो पायर हीलियोमीटर होता है एक ऐसा मीटर होता है जो कि आपके बहुत ज़्यादा ताप को मापता है। और बहुत ज़्यादा ताप किस में होता है, तो सोलर रेडिएशन में होता है। किसमें, सोलर रेडिएशन में होता है। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सोलर रेडिएशन के टेम्परेचर को मापने के लिए पायर हीलियोमीटर, मतलब उच्च ताप को मापने के लिए, है ना। कुल मिला के जो सोलर रेडिएशन है एक ऐसा है, एक उच्च ताप है, उच्च ताप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि 800 से नीचे 800 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का ताप इससे आप नहीं माप सकते हैं, 800 के ऊपर का ताप ही कर सकते हैं, मतलब हाई प्रकार का टेम्परेचर इसे मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब आप अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। हमने मैथ क्वेश्चन आपको बताया था कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आपके जो दूसरे टीचर हैं वो यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन के अनुसार इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे ऑप्शन के अनुसार सबसे बेहतरीन तरीका ऑप्शन के अनुसार होता है जिसे सॉल्व करेंगे। वैसे यहाँ पर जो दिया गया है अंकों का योग, तो यहाँ पर 10 ये भी दिया होगा, 10 ये भी होगा, 10 ये भी होगा, 10 ये भी होगा, मतलब ऐसे ऑप्शन होते ही हैं जो आपस में क्या होते हैं, 10 ही होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर दिया है अंक आपस में बदल लिया है तो संख्या 36 कम हो जाती है ना। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, कौन सा, इसमें करेंगे तो थोड़ा सा बहुत डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर हम इसको देख लेते हैं, जैसे आपका 37 दिया है ना, इसकी संख्या को पलट दो तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका 73 आएगा। और 73 को अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, लगभग 36 आ जाएगा, है ना। इसमें करेंगे, इसका ऑप्शन जो बन रहा है 31 वाले में वो आपका सी बन रहा है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा लेना है, चारों ऑप्शन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। रामचरितमानस में आपके कितने हैं, तो आपके 7 खंडों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, और सबसे क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले बालक आता है, अर्थात बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और आपका उत्तरकांड। तो पहला आपका है बालकांड और लास्ट कौन है, उत्तरकांड है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां पर बताइए लोहे के चने चबाना मतलब यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा, लोहे के चने चबाना यहां पर पूछा गया है। चलिए बिल्कुल जवाब सही है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर, बहुत कठिनाई झेलना, ए नंबर आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य को पहचानना है, यहाँ पर 38 का ऑप्शन देना है। देखो राधा घर नहीं है, राधा घर पर नहीं है, ये आपका होता है ना। तो राम पाठशाला बैठा है, तो ये भी नहीं होगा, राम पाठशाला में बैठा है, ये आपका होना चाहिए, मतलब ये गलत है, ये गलत है। फिर दिया है कि आपने सुना, अवश्य सुना होगा, देखो आपने अवश्य सुना होगा, ये होता है, तो ये भी गलत है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। देखो अन्न क्या होता है और अन्य क्या होता है, बताइए इनमें से क्या मतलब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 39 नंबर में 39 को देखो, अन्न मतलब होता है अनाज और अन्य मतलब होता है दूसरा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, सरस्वती का समानार्थी नहीं है। 40 नंबर में देखो यहाँ पर दिया है वागेश्वरी, शारदा, वाणी, है ना, ये तो आपका है, लेकिन सुधी जो आपका दिया है ये सरस्वती का समानार्थक नहीं होगा, है ना। यहाँ पर सुधी मतलब होता है पंडित, क्या होता है भाई, सुधी मतलब होता है पंडित, इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदी नाटक अंधे नगरी के रचयिता कौन है। चलिए अंधे नगरी के रचयिता कौन है, अंधे नगरी के रचयिता
यहाँ पर आपने सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा और इजी क्वेश्चन है कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा ये हरिश्चंद्र के नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है ना, स्टैटिक जीके का ये बेहतरीन क्वेश्चन है। मधुबनी जो शैली है, मधुबनी कला है, कहाँ पर है, तो आपके बिहार में है, अर्थात आपकी मिथिला में है। बिहार आपके कहाँ पड़ता है, मिथिला है ना, जो मिथिला आपका है कहाँ पर, आपके बिहार में है। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये भारतीय लोक चित्रों की एक प्रसिद्ध आपकी शैली है और यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी ये आपकी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, हमेशा बनते हैं आपके यूपी प्लस लेवल में। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया। इस प्रश्न को भी हमने आपको बता रखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र आपका है जो इकोलॉजी सिस्टम है, इकोलॉजी सिस्टम है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने, तो आपके ऑप्शन ए जी टांसले ने किया था। किसने किया था, ए जी टांसले, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। नेपाली भाषा, तो ये बताइए नेपाल के लगभग पास में कौन जुड़ा है, ना ही आपका कर्नाटक है, ना ही राजस्थान है, ना ही आंध्र प्रदेश है, तो तुक्का भी मारोगे तो आपका जवाब हो जाएगा सी, सिक्किम हो जाएगा आपका जवाब राइट। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। मतलब ऐसा आपको देश बताना है जिसकी सर्वाधिक सीमाएं आपकी लगी हुई हैं। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो देखिए जो चीन है, क्या चीन जो आपका है सर्वाधिक देशों वाला है, इसमें से 14 देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने, 14 देशों की सीमा से स्पर्श करता है ये जो आपका चीन है, याद रखिएगा। ये उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन सभी से जुड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, शायद 13 से है ना, 13 या 14 से आपका है, 13 या 14 से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर बस याद रखिए, यहाँ पर आपका चीन है, शायद 13 से जुड़ा है या 14 से जुड़ा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो किसे प्रदान किया गया है। चलिए यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, आपके राष्ट्रपति को। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार है, हमने आपको बताया था आर्टिकल 32 के तहत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था। मथुरा कला पूछा गया, मथुरा, और मथुरा कला जो आपकी पहुंची थी आपकी कुषाण काल में। कब, कुषाण काल में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग आपका होता था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही अर्थात जुलाई सितंबर में भारत की जो वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है। तो देखो यहाँ पर 2020-21 में और समय भी दिया है क्योंकि तिमाही भी रिपोर्ट है जुलाई सितंबर में, और इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो आपका सही है वो है ऑप्शन बी 7.5। आपको बताया भी गया होगा, पढ़ाया भी गया होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक गिरावट भी आपकी दर्ज की गई है। कितनी, तो आपकी लगभग देखा जाए तो आपकी 23.9% ऐतिहासिक अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किस वर्ष किया था। देखो यहाँ पर दिया गया है एंटी सैटेलाइट, है ना, इसका अनावरण किया है और मिसाइल का परीक्षण कब हुआ था, तो 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा 2019 में। कब, 17 मार्च 2019 को ये किया था, और यह परीक्षण जो सफल परीक्षण आपका था, ठीक है, ओडिशा में जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण स्थल से इसका कह सकते हैं किया गया था। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा विश्व में किसी भी देश के सबसे लंबे समय तक ये अपने पद पर रहे हैं, है ना, और ये जो आपके कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा, 61 नंबर में ऑप्शन ए, ये आपके बहरीन। ठीक है, ये आपकी कहाँ है, तो आपके बहरीन से हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा बहरीन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन दिया है, स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी को बताइए। यह स्वदेशी कंपनी है ना, निमोनिया की वैक्सीन है जिसके नाम है निमोसिल।
निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी है कौन सी? ए नंबर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन सी है? ये आपकी कहां पर है? पुणे में है। ये कंपनी कहां पर है? आपके पुणे में कंपनी है, याद रखिएगा पुणे में आपकी है, ठीक है। और ये एक प्राइवेट कंपनी ने ये बनाया है। निमोनिया के उपचार के लिए ये विकसित की गई पहली वैक्सीन है, निमोसिल है, ठीक है। कोरोना से रिलेटेड ये आपके वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? चलिए बताइए, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है एमपी के कौन से यहां पर आपके शहर हैं? 63 नंबर में तो देखो यहां पर आपका कौन है? आपका ग्वालियर है ना। और कौन सा है? तो आपका ओरछा है। भैया खजुराहो तो है नहीं है, तो यहां पर आपके कौन हो जाएगा? 1 और 2 इसका जवाब बन सकता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 63 का सी, 1 और 2 ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देशों का समूह है। क्या ये पॉइंट आपका सही दिया गया है? चलिए और देख लेते हैं। भारत G7 के संस्थापक सदस्यों में है, तो क्या ये भी है? तो देखो यहां पर ये लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि G20 जो आपकी ये 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाला है, तो ये पॉइंट तो आपका गलत हो गया। भारत G7 के संस्थापक में से है, तो संस्थापक सदस्य आपका इसमें से नहीं है, क्योंकि जब ये बना था तब अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इसके सदस्य थे, है ना। तो कुल मिला के अब विस्तार हो गया है, अब इसमें से आपके 10 आपके हो गए, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो दिया गया है कि 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। ऑप्शन थर्ड इसका आपका जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखो दिया है गद्यांश, है ना। गद्यांश दिया गया है, देख लेते हैं गद्यांश किसके बारे में है। तो वनों के बारे में गद्यांश दिया गया है। किसके? वनों के मूल्य के बारे में दिया गया है गद्यांश, ठीक है। तो ये गद्यांश थोड़ा सा कह सकते हैं साफ वगैरह है, मतलब है बहुत, तो उसके बारे में है। फिर भी यहाँ पर हम लोग गद्यांश को ना पढ़ते हुए भी अगर सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखते हैं क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वन के बारे में है। देखते हैं वन के बारे में कितनी जानकारी है। देखो दिया है वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर वनों का मूल्य आंकने का मतलब होता है कि वनों का महत्व समझिए, वनों का महत्व समझिए। तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है। तो आश्रय स्थल मतलब होता है रहने का स्थान। क्या होता है? रहने का स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है। तो भाई वनों का संरक्षण मतलब क्या रहे? काटने से बचाओ, है ना। वन अगर काटे जा रहे हैं तो उनका क्या करो? बचाव करिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वनों को काटने से बचाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, वनों को बचाना। अगला दिया है वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। वन पर्यावरण की जो रक्षा करते हैं किस प्रकार से। तो वर्षा कराने में सहायक। हमने बताया था कि वर्षा जैसे अपर्दन हो रहा है, मृदा अपर्दन हो रहा है, तो वनों को बढ़ा दीजिए, मृदा अपर्दन नहीं होगा। वैसे ही वर्षा कराने में सहायक होता है वन, ठीक है, क्योंकि मानसून को रोक लेता है ना, मानसून को रोक लेता है। अगला क्वेश्चन दिया है नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर, वनों के कारण। मतलब आज हमने आपको बताया कि कुछ आपके ऐसे भी आपके गद्यांश होते हैं जिनको ना पढ़कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको लगे कि नहीं ये गद्यांश ऐसा है जिसे हम बिना पढ़े सॉल्व कर सकते हैं, तो उसे आप बिना पढ़े ही सॉल्व करिए, क्योंकि ये जीके से रिलेटेड है और ये आपके IQ से रिलेटेड है, आपके समाज से है जुड़े हुए, आप कह सकते हैं गद्यांश जिसे हमने बिना देखे सॉल्व किया। दूसरा यहाँ पर दिया है समय का आदर करना ही उपयोग है। मतलब यहाँ पर समय की बात किया है। तो देखते हैं आज हम अगर समय को गद्यांश को ना पढ़ें तो क्या समय की जो क्वेश्चन होंगे क्या हम अपने दिमाग से, अपने IQ से क्या सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं समय वाले आपके गद्यांश को नहीं पढ़ें और सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या पॉइंट आपका सही हो रहा है। कह रहा है समय का सदुपयोग का अर्थ क्या होता है। समय का सदुपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो उसे व्यर्थ ना करना, है ना। समय का सदुपयोग का अर्थ होता है उसे व्यर्थ ना करना। यहाँ पर ऑप्शन बी, क्या समय को संभाल कर रख सकते हैं। आप अपने दिमाग में सोचिए, क्या समय को संभाल सकते हैं, क्या समय का अनादर कर सकते हैं, यहाँ पर उसे व्यर्थ कर सकते हैं नहीं। तो मतलब आपका जवाब हो जाएगा उसे व्यर्थ ना करना, ठीक है। अगला दिया है कि छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है। ऐसा क्यों है, तो इसका भी रीजन समझिए। जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल हो जाते हैं, जो भी इस समय को समझते हैं वो लोग सफल हो जाते हैं। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला दिया गया है समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। देखो दिया है समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। आप सभी को पता है धन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि समय महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पर 78 की अगर हम बात करते हैं, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिल जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको अगर ये पता है सजगता क्या है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि सजगता मतलब होता है सतर्कता, और सजगता मतलब होता है होशियारी, और सजगता मतलब होता है चौकन्नापन। देखो बिल्कुल आसानी से था ना, मतलब इसको भी जानते हो, इसको भी जानते हो, इसको भी जानते हो, लेकिन प्रमाद यहाँ पर अर्थ अलग दिख रहा था। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो आपने देखा इस वाले पॉइंट में इसका शीर्षक मतलब छात्र जीवन और समय, क्या शीर्षक है इसका, यहाँ पर छात्र के बारे में पता है और समय के बारे में है, तो क्या पता चला, यहाँ पर आपको पता चला छात्र जीवन और समय। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।